वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। और अब शो का वो पड़ाव जहां पर हम दर्शकों से जुड़ते हैं और उनके सवालों के जवाब देते हैं। आदित्य शाह, सीआईओ जीएसटी इन्वेस्टमेंट्स, ऋषि मेहरा, सीईओ विश्वन हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो दर्शकों की आज फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगे। स्वागत है आप दोनों का और सीधा रुख करेंगे दर्शकों के सवालों की ओर। बासव राज मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्ते, मैं होसपेट से बात कर रहा हूँ, कर्नाटक में। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच। आपने अपना सवाल हमें भेजा सर। आप सीनियर सिटीजन हैं और रिटायर्ड हो चुके हैं। जी सर बताइए। आई गॉट सम लंप सम अमाउंट। मैं किधर इन्वेस्ट करना मैं पूछ रहा हूँ। बैलेंस एडवांटेज अच्छा है और मल्टी एसेट अच्छा है। ठीक है सर, 15 लाख आपका अमाउंट है जिसकी आप बात कर रहे हैं? अराउंड 20 lakhs। अराउंड 20 लाख्स। ओके सर, आपसे मुझे एक चीज़ ये समझनी है कि आपको तो मंथली पेंशन मिलती है 85,000 की, आपने लिखा है 1 लाख मिलता है। 1 लाख मिलता है, चलिए और भी बढ़िया है। तो अभी ये जो 20 लाख्स आपको इन्वेस्ट करने हैं उसमें से मंथली रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है ना? कुछ नहीं मैडम, कुछ नहीं। अभी आप जो इन्वेस्ट करेंगे वो आपको कितने इयर्स के लिए इन्वेस्ट करना है सर? 5 to 6 years मैडम। 5 to 6 years, चलिए बहुत बढ़िया। आपके सवाल पर हम सलाह लेंगे आदित्य से। आदित्य, क्या सलाह होगी बासवराज जी के लिए? मैम, जब सवाल मेरे पास आया था तो सवाल में ये था कि इन्वेस्टर को डेट म्यूचुअल फंड, डेट में इन्वेस्ट करना है, डेट प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना है। तो उसी हिसाब से मैंने बताया था कि अभी गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर 15 लाख की जगह 30 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा दिए हैं। तो वहां पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्टर को ध्यान रखना चाहिए कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में वॉलेटिलिटी नियर टर्म में होती है। 3 से 5 साल का होराइजन भी छोटा टाइम होराइजन ही है इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर वो इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं 3 फंड सजेस्ट कर रहा हूँ। लार्ज कैपिश बायस रखा है क्योंकि इन्वेस्टर ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो वो यूटीआई निफ्टी और 50 इंडेक्स फंड की तरफ जा सकते हैं, और आप पर एक फ्लेक्सी कैप फंड की तरफ जा सकते हैं, और आईसीआईसीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की तरफ जा सकते हैं। मैंने इन तीनों फंड्स का चूज इसीलिए किया है क्योंकि थोड़ा सा रिस्क कंट्रोल रहता है। मेरे हिसाब से इन्वेस्टर को पहले इवैल्यूएट करना चाहिए कि वो इक्विटी में जाना चाहते हैं या नहीं। अगर वो नहीं जाना चाहते हैं तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। अगर जाना चाहते हैं तो इन 3 फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आदित्य, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के फीचर्स क्या हैं, जरा ये समझाइएगा। मैम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 60 साल के ऊपर वाले जो हमारे सीनियर सिटीजन है वहां पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। 15 लाख पहले इन्वेस्ट कर सकते थे, अब 15 लाख बढ़ के 30 लाख हो गया है। इसमें यह रहता है कि 5 साल का लॉक इन रहता है और गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करती है। थोड़ा सा ज्यादा ब्याज दर मिलता है वहां पे क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि सीनियर सिटीजन को थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज्यादा दिया जाए। यहाँ पे 5 साल का लॉक इन रहता है और आप फर्स्ट ईयर के बाद आप निकाल सकते हैं और पैसे पर कुछ पेनल्टी देनी पड़ती है। अच्छा प्रोडक्ट है सीनियर सिटीजन के लिए जो इनकम की तरफ देख रहे हैं। और यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली आपके बैंक अकाउंट में आपके जो पोस्ट ऑफिस के अकाउंट है वहां पे क्रेडिट कर दिया जाता है। अगर आपको एनुइटी ऑफ इनकम चाहिए तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है वहां पे तो मैंने इक्विटी प्रोडक्ट बता दिया। बसवराज जी, और कोई सवाल पूछना है आपने आदित्य से? नो मैडम, थैंक यू। ऑल द बेस्ट सर आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए। क्या मेरे साथ राहुल है फोन लाइन पर? यस मैम। गुड इवनिंग राहुल, कैसे हो आप? गुड इवनिंग मैम, मैं ठीक हूँ। कहाँ से बोल रहे हो, क्या करते हो? जी मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मेरा एज 25 ईयर है। तो मैं म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहता हूँ। इससे पहले मैं किसी भी फंड में निवेश नहीं किया है, तो मैं अच्छा। पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूँ। मेरा लक्ष्य 2 करोड़ का है 20 सालों के लिए। तो मैं कितना निवेश करूँ और कैसा मेरा पोर्टफोलियो रहे, तो मैं सलाह लेना चाहता हूँ। बिल्कुल राहुल, थैंक यू, आपने अपना सवाल हमें भेजा और आपका सवाल देखकर
मुझे बहुत खुशी भी हुई, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से प्लानिंग कर रखी है। एटलीस्ट कम से कम अपने लक्ष्यों को आपने सही तरीके से आइडेंटिफाई किया है, उनको आपने एक राशि दे दी है जो आपको इकट्ठा करनी है। देखिए 25 साल की उम्र में ऐसा बहुत सारे लोग कर नहीं पाते हैं, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि निवेश क्या होता है। इस उम्र में आपने ये समझा है कि आपको 10 साल में 25 लाख रुपए चाहिए घर खरीदने के लिए, कार खरीदनी है, उसकी वो आपका दूसरा लक्ष्य है जहाँ पर आपको 8 से 10 लाख रुपए चाहिए 5 साल में। तीसरा लक्ष्य बच्चे की पढ़ाई के लिए आपको चाहिए 25 साल में 50 लाख, बाद में चाहिए शादी के लिए 25 साल में 50 लाख, और आपने रखा हुआ है इमरजेंसी फंड के लिए 1 करोड़ का लक्ष्य लगभग 30 साल के बाद। तो बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी प्लानिंग, और निवेश की शुरुआत आप करना चाहते हैं उसके लिए आपने हमें सवाल भेजा, थैंक यू। निवेश की राशि कितनी होगी आपकी, ये आपने मुझे नहीं बताया है। जी मैं 15 से 20 हजार तक निवेश कर सकता हूँ मंथली SIP के थ्रू। ओके, चलिए आगे चलकर आपको ऋषि समझाएंगे कि अपने जो आपने लक्ष्य तय किए हैं उनमें महंगाई को भी कैसे आपको फैक्टर इन करना चाहिए, लेकिन ये गणित का मामला है और ये मैं ऋषि पर छोड़ती हूँ। ऋषि, गोल्स इन्होंने लाइंड अप कर रखे हैं, कितने प्रैक्टिकल हैं नहीं है वो आप बताइए, लेकिन सराहना ज़रूर करना चाहेंगे कि इन्होंने इस उम्र में इतना सोच लिया है और रास्ता अपना लिया है म्यूचुअल फंड के ज़रिए अपनी प्लानिंग शुरू करने का। बिल्कुल आपने सही कहा। इन्होंने हर टाइम और हर ईयर के हिसाब से सोच लिया है कि कब इनको कितना पैसा चाहिए, जिससे कि अगर एक क्लैरिटी ये हो जाए कि कितने साल कितना खर्च करेंगे, और ये अगर डिसिप्लिन रख सके कि इन्होंने उस साल पे उतना ही विड्रॉ किया और वो इन्वेस्ट करते रहे, तो इनके लक्ष्य बड़े आराम से पूरे हो जाएंगे। अब इन्होंने बात करी कि ये 15 से 20 हजार पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट इन्होंने जो लक्ष्य रखे हैं, अगर इनको ये सारे लक्ष्य पूरे करने हैं तो इनको 35,000 के आसपास शुरू करना पड़ेगा हर महीने की सिप के लिए। अब अगर ये गोल्स की डिफरेंट डिवाइड करें कि हाँ भाई हम डिफरेंट डिवाइड करते, तो हम ये आइडेंटिफाई करते थे कि एक 5 साल के लिए गाड़ी की अलग सिप कर दीजिए, 10 साल के लिए ये जो अलग सिप कर दीजिए, और 20 साल के लिए अलग सिप कर दीजिए। बट अगर ये 30 से 35 हजार भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये इनके सारे सिप्स ये सब चीजें हो सकती हैं। अब इन्होंने कहा ये 15 से 20 हजार इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, अगर अभी के टाइम के लिए 15 से 20 हजार भी इन्वेस्ट कर लीजिए, और जो ये पहला गोल बता रहे हैं गाड़ी लेने का, उसको अगर 1-2 साल ये डिले कर देंगे तो ये इन सब स्कीम्स में पहुंचना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कंपाउंडिंग से इनको वैल्यू मिलनी शुरू हो जाएगी। तो मेरा ये मानना है, और हम एक चीज और सलाह करते हैं, जैसे कि ये किसी जॉब में है, इनका हर साल 15-20% इंक्रीज होगा, और वो अमाउंट ये इंक्रीज करते रहे 15-20 हजार से स्टार्ट करके, तो और ये 10% भी अगर हर साल इंक्रीज करते रहे अपने सिप्स में, तो ये उसमें पहुंच जाएंगे जहां पे इनको ये जितने भी इन्होंने गोल्स डिफाइन किए ये उनको मिल जाएगा। इसके लिए मैं इनको कहूंगा कि ये 4 से 5 फंड्स में इन्वेस्ट करिए। जो मैं 4 फंड्स इनकी यंग एज के हिसाब से मैं इनको म्यूचुअल फंड्स, एक लार्ज कैप ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, दूसरा SBI स्मॉल कैप फंड, तीसरा PJM मिड कैप फंड, और फोर्थ निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड कहूंगा। इन 4 में इन्वेस्ट करिए। देखिए 2-3 साल बाद हर रिव्यू करें कि इनको ये फंड्स कैसे कर रहे हैं, और फिर अगर कुछ चेंज हो तो ये चेंज करिए। बाकी इससे ये जो सारी, अगर ये अपना डिसिप्लिन रखते हैं, डिसिप्लिन अगर बहुत जरूरी होता है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, तो ये अपने गोल्स पे पहुंच जाए। राहुल, आप फोन लाइन पर हैं मेरे साथ, कोई और क्लैरिटी आपको चाहिए ऋषि से? नो मैम, बट जैसे आई एम गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मेरा NPS चालू है, जो रिटायरमेंट मेरा राहुल, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? राहुल जी जी राहुल, कोई सवाल आपने पूछना है ऋषि से? नहीं थैंक यू। ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। और मेरे ख्याल से इससे पहले फोन लाइन पे अनुराग थे मेरे साथ। अनुराग, गुड इवनिंग कविता मैम। गुड इवनिंग अनुराग, कैसे हैं आप? बस मैं बढ़िया हूँ। बताइए मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी गवर्नमेंट ने न्यू रेजिमे और ओल्ड रेजिमे का उसमें किया है 7 लाख पे कुछ टैक्सेस नहीं है, तो अभी हम लोग जैसे जो मैं ओल्ड रेजिमे अभी तक मैं लिए हुआ था, तो अभी मुझे उसी में कन्वर्ट रहना चाहिए, या मेरे लिए बेनिफिशियल है कि मैं 7 लाख वाला जो न्यू रेजिमे आया है जिसमें कुछ भी आपको कंसिडरेशन नहीं होता है, या लिमिट जो रहती हैं इनकम टैक्स, सॉरी इंश्योरेंस या किसी का उनको जो रिबेट मिलता है वो नहीं मिलेगा, मुझे उसमें जाना चाहिए या इसी में रहना चाहिए ओल्ड रेजिमे में?
चलिए आपको बताएंगे आपको क्या करना चाहिए, लेकिन उससे पहले अनुराग, क्या आपकी इन्वेस्टमेंट करने की माइंडसेट है? आप करते हैं इन्वेस्टमेंट टैक्स बेनिफिट के लिए ही नहीं, ऐसे भी क्या करते हैं? हाँ मैम, मैंने कुछ जैसे इंश्योरेंस कर रखे हैं, SIPs कर रखी हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। आपने इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट कहा क्या? नहीं, इंश्योरेंस मैंने क्या कि इंश्योरेंस कर रखा है दर पावर की उस रिबेट के लिए मैंने वो चीज़ है। ठीक है, वो एक उसमें एडिशनल मुझे बेनिफिट मिलता है कि उसमें मुझे रिबेट मिल जाता है इनकम टैक्स में एज अ सैलरी। बट वो इंश्योरेंस मैंने अपनी फैमिली के उसको देख के लिए, सिक्योरिटी के लिए देख के किए हुए इन्वेस्टमेंट कि ऐसे है इंश्योरेंस एटलीस्ट हो रहा है। बाकी मैंने और जो म्यूचुअल फंड्स हो गया, SIP हुआ, ये फैमिली की सिक्योरिटी के लिए किया हुआ है, तो वो मेरा एडिशनल है। बट क्या मुझे 7 लाख वाला जो ये रेजिमे है ये फॉलो करना चाहिए या नहीं, ये मेरा एक जानने का था। अनुराग, अपनी एज शेयर कर पाएंगे मेरे साथ? या 41 ईयर्स। ऑलराइट, आदित्य बताएं, इनको क्या नए रिजीम में आ जाना चाहिए? क्योंकि वैसे ये इन्वेस्टमेंट करने के मामले में थोड़े से जागरूक लगते हैं। मैम, आपको नया रिजीम या ओल्ड रिजीम चूज करना है, वो आपके सैलरी स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी टैक्सेबल सैलरी क्या होती है और आप पुराने रिजीम में कितना एग्जेम्पशन ले रहे थे। जितना ज्यादा अगर आप एग्जेम्पशन ले रहे थे, उतना ज्यादा आपको ओल्ड रिजीम में रहना चाहिए। अगर आपके पास होम लोन है, आप 80C का 1,50,000 यूज कर रहे थे, उसके ऊपर NPS का 50,000 यूज कर रहे थे, उसके ऊपर हेल्थ हम एक इंश्योरेंस काम का भी करते अगर हैं डिडक्शन। आदित्य, हम एक काम करते हैं, अनुराग हमारे साथ फोन लाइन पर हैं ही, और जो आपने अभी सवाल उठाए हैं ना, मेरे ख्याल से उनका वो जवाब दे भी सकते हैं। तो अनुराग, फिलहाल आपका सैलरी स्ट्रक्चर आप आदित्य के साथ क्या शेयर कर पाएंगे? आदित्य, आपने तमाम डिटेल्स क्या नोट करेंगे? आदित्य जी बताइए। अनुराग आदित्य सर, गुड इवनिंग सर। मैं ऑलरेडी होम लोन्स हैं, मेरा 8.5 CTC मेरा रहता है, और जो कि मैंने ये किया हुआ है, इसमें जितने भी मुझे रिबेट्स मिलते हैं उसमें मुझे इनकम टैक्स जो मेरा ओल्ड रेजिमे में है उसके हिसाब से अप्रोक्सीमेटली निल रहता है। ठीक है, तो अभी जी आदित्य बोलिए, आप कुछ बोल रहे हैं। नहीं, अगर आपका इनकम टैक्स पुराने रिजीम में निल ही रहता है तो आपको पुराने रिजीम में ही कंटिन्यू करना चाहिए, राइट? आपको नए रिजीम की कोई आपको आवश्यकता ही नहीं है नई रिजीम की। अनुराग जी मैम, आपको, क्योंकि आपका होम लोन है, उसका आपको बहुत बड़ा फायदा मिलता है, जो मेरे ख्याल से आपको नए टैक्स रेजिम में, बट होम लोन मेरा नेक्स्ट 2-3 इयर्स में खत्म हो जाएगा, तो फिर उसके बाद से मेरे पास ये लायबिलिटी नहीं रहेगी कि मैं इसमें कर पाऊंगा। तो क्या अभी से स्विच ओवर करना ठीक है कि या 2-3 साल वेट करो जब मेरा होम लोन खत्म हो, उसके बाद से फिर मैं स्विच करूं? आदित्य, वेट करना सही होगा? बिल्कुल वेट करना सही होगा, क्योंकि होम लोन का सीधा 2 लाख का डिडक्शन मिल जाता है आपको, और उसके ऊपर अगर टैक्स सेविंग भी करते हैं तो नियरली अबाउट 2.5 से 3 लाख रुपए की आप सेविंग ऐसे ही कर सकते हैं। जो लोग 2 लाख के ऊपर की, 2 से 2.5 लाख रुपए के ऊपर की सेविंग्स कर रहे हैं, जनरली ऐसा ही देखा गया है कि उन लोगों के लिए पुरानी रिजीम बेटर है। अब 2-3 साल के बाद ये कहना मुश्किल होगा कि पुरानी रिजीम रहेगी या नहीं, पर अभी जब तक पुरानी रिजीम रहेगी और जब तक आपका होम लोन कंटिन्यू है, तब तक ओल्ड रिजीम में रहिए। उसके बाद स्टेटस देखा जाएगा कि पुरानी रिजीम है कि नहीं। अभी कंटिन्यू कीजिए और 2-3 साल के बाद फिर से रिव्यू। चलिए, ऑल द बेस्ट अनुराग आपके तमाम इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के लिए। लेकिन दर्शक और भी हैं जिनके सवाल हमें शो में शामिल कर रहे हैं, जब तक हम उनके साथ जुड़ते हैं तब तक चलिए निवेश का जो गुरु मंत्र है उसकी ओर हम झटपट रुख कर लेते हैं। ऋषि, बताइए आपका गुरु मंत्र क्या होगा निवेश का आज? हाँ जी, देखिए, हम ये कहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले जितना भी कम डेट हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये कहते हैं कि आप अगर कोई लोन ले रहे हैं और वो कोई किसी कंजम्पशन के लिए ले रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आप कंज्यूम कर जाएँगे और ख़त्म हो जाएगी और उसके लिए लोन ले रहे हैं, तो वो मत लीजिए। और लोन अगर लेना है तो एसेट्स के लिए लीजिए, होम लोन लीजिए, और लोन अगर और डेट ले रहे हैं तो ट्रेडिंग के लिए तो बिल्कुल मत लीजिए। और इन सब चीज़ों के बाद आप इन्वेस्टमेंट शुरू करिए, जितना भी कम डेट हो पहले खत्म कीजिए और फिर उसके बाद। चलिए, यहाँ पर मेरे ख्याल से कुछ नेटवर्क का इशू आया है, लेकिन हम ऋषि के गुरु मंत्र को समझ गए हैं। आदित्य, बताएं आपका गुरु मंत्र क्या होगा आज का?
मैम हमने देखा है कि इन्वेस्टमेंट किसी भी रिटेल निवेशक के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में 5, 10, 15 स्कीम्स होती हैं। मैंने तो देखा है कि 10 से 15 स्कीम मिनिमम होती हैं। तो आज के शो में मैं कहना चाहता हूँ कि बड़े सारे म्यूचुअल फंड्स को रखने से कोई फायदा नहीं होता है, डाइवर्सिफिकेशन अचीव नहीं होता है। इनफैक्ट वहाँ पे ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है कि मार्केट में आप बहुत सारे स्टॉक्स को ओन करना शुरू करते हैं। तो मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा टूल है इन्वेस्टमेंट करने का, पर उसमें 4 से 5 स्कीम से ज्यादा मत रखिए। हर एक स्कीम को अलग अलग रखिए ताकि उनमें ओवरलैप ना हो, और हर एक स्कीम का आपको हर एक स्कीम की इफेक्टिवनेस पता होनी चाहिए। डाइवर्सिफाई कीजिए, स्मॉल, लार्ज और मिड कैप में फ्लेक्सी कैप फंड रखिए, और एक यूएस म्यूचुअल फंड भी रखिए। अगर आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। एक ही सेगमेंट के 2-3 स्कीम्स मत खरीदिए, उससे कुछ फायदा नहीं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ेंगे और अमीन अली हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार। नमस्कार जी मैडम। और सर आपका सवाल आपको भी समझना है कि पुरानी टैक्स रिजीम बेहतर है या नई टैक्स रिजीम? जी मैम। चलिए ठीक है, पता करना था क्या ये जो एटीसी वाला बेनिफिट है नई टैक्स रिजीम में मिलेगा या कि नहीं मिलेगा? नहीं सर, वो आपको नए टैक्स रेजिम में एटीसी के तमाम बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे आपको बताएंगे हमारे आज के एक्सपर्ट आदित्य। मैम नए रिजीम के अंदर एटीसी अवेलेबल नहीं है। हाउस रेंट अलाउंस अगर आपके पास है तो वो भी अवेलेबल नहीं है, और अगर आपके पास कोई होम लोन है वो भी अवेलेबल नहीं है, और एनपीएस में 50,000 का जो इन्वेस्टमेंट करते थे आप, वो भी अवेलेबल नहीं। अब आपको कौन सी रिजीम में जाना है ये इन डिडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बहुत सारी डिडक्शन दे रहे थे, आपकी डिडक्शन 2 लाख के ऊपर है, तो जनरली आपको 2 लाख के ऊपर की डिडक्शन में आपको पुराने टैक्स स्लैब में रहना चाहिए। अगर आपकी डिडक्शन बहुत ही कम है, आप एचआरए की डिडक्शन नहीं ले रहे हैं, होम लोन की डिडक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आप नए टैक्स रिजीम में शिफ्ट कर सकते। तो डिडक्शन के ऊपर सारा डिपेंडेंट है। आप डिडक्शन अपनी कैलकुलेट कीजिए, और डिडक्शन लेने के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम क्या बनती है उसके ऊपर डिपेंड करता है नई रिजीम अच्छी है या पुरानी रिजीम अच्छी है। ऑलराइट अमीन जी, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई हो सलाह। ऋषि के लिए अनिल का सवाल लेना चाहूँगी मैं, और ये कह रहे हैं कि ये एक सरकारी कर्मचारी हैं, ग्रॉस इनकम लगभग 7 लाख है, और निवेश से प्रॉपर्टी खरीदने का इनका लक्ष्य है। रिटायरमेंट के बाद नियमित आय के लिए कैसे इनको इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी चाहिए, इस पर जानकारी चाहते हैं। ऋषि, हमारे पास काफ़ी डिटेल्स नहीं है, इनफ डिटेल्स नहीं है इनके सवाल का जवाब देने के लिए, लेकिन जो आप पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्या गाइड करेंगे, कैसे गाइड करेंगे अनिल को? हाँ जी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ये अपनी 10% इनकम या 4 से 5,000 रुपए ये इन्वेस्ट करना शुरू कर दे, तो अगर ये कुछ अमाउंट खड़ी कर लें, तो इनके लिए अगर 5,000 ये 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो इनका 1 करोड़ रुपए की एक इनके लिए बन जाएगा, इनके लिए एक अमाउंट बन जाएगी, जो इनके लिए 1 करोड़ रुपए का एक कॉर्पस बन जाएगा। उसके लिए मैं इनको सलाह दूंगा कि ये 4 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि 4 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से ही आपका एक डाइवर्सिफिकेशन बना रहता है, और आपको ज़्यादा नुकसान होने के चांस नहीं रहते। उन 4 म्यूचुअल फंड्स में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, निप्पन इंडिया मल्टी कैप फंड और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में इनको सजेस्ट करना चाहूंगा। इन्होंने आपने ये नहीं बताया कि इनको कितनी अमाउंट या कितना कर सकते हैं, उसी हिसाब से मैंने इनके लिए एक सलाह देने की कोशिश की है। ऑलराइट, उम्मीद करते हैं कि अनिल जी इसको देखने के बाद जो डिटेल्स हमारे पास नहीं है वो भी भेजें, लेकिन बहरहाल ऋषि आपका और आदित्य आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की और उनके आर्थिक लक्ष्य तक उनको पहुंचाने में सहायता की। इसके साथ मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से एक नंबर छोड़े जा रही हूँ आपकी स्क्रीन पे, और फाइनेंशियल प्लानिंग, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, टैक्स, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो करेंसी, कोई भी सवाल आपके निवेश से जुड़ा हुआ हो, झटपट अपना सवाल हमें व्हाट्सएप कर दीजिए और हम हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी करवाएंगे लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।